हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इंग्लिश मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस दोबारा भी आ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई क्वेरी है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप अपना मैसेज डाल सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है एकलव्य स्नातक 1, यहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड न्यू लिबरल, एक सेकेंड, सो हाउ डिड न्यू लिबरल पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें न्यू लिबरल पॉलिसीज का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा। डज इट लेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इसी से ही आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अलोन, कभी भी किसी डेमोक्रेटिक देश में एक सरकार अकेले काम कभी भी नहीं कर सकती। हमें ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं, हमें कुछ बॉडीज चाहिए होती हैं जो कानून बनाती हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती हैं, सर्विसेज देती हैं और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये बहुत जरूरी है ऐसी बॉडीज का होना, अकेले सरकार से पूरा देश नहीं चलता। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, पुलिस हो गई, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए अलग अलग। ये है आपका इंट्रोडक्शन। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कनेक्ट द गवर्नमेंट विद द पीपल, यानी कि स्टेट और पीपल यानी सिटीजन्स को जोड़ने का काम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का होता है। दे इंश्योर दैट गवर्नमेंट डिसीजंस आर कैरिड आउट प्रॉपरली, यानी कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो सही से काम उसका हो रहा है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इनका काम है। और राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ आ पाता है कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। दे हेल्प डेमोक्रेसी फंक्शन प्रॉपरली। So democracy is not just about voting in elections. It is a system where laws are made, जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं लोगों के, और पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, यानी कि लोगों का कैसे भला हो सकता है इसके ऊपर बात की जाती है। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म दीज फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो हर जगह मोदी जी तो नहीं जाएंगे, हर जगह सरकार तो नहीं पहुंच सकती, तो वहां पर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Parliament make laws, the executive implements them, and the judiciary ensures that these laws are followed fairly। यानी कि देखो सिस्टम पूरा क्या है। पार्लियामेंट में वो कानून बना, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करवाएगी, जुडिशरी देखेगी कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको वो सजा देगी। विदाउट दीज इंस्टीट्यूशंस अगर ये ना हो तो डेमोक्रेसी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, डेमोक्रेसी सही से काम कर ही नहीं पाएगी। सेकेंड है, दे इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट मस्ट आंसर टू पीपल, यानी कि लोगों को जवाब देना ही चाहिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हेल्प इंश्योर दैट दोज इन पावर डू नॉट मिसयूज देयर अथॉरिटी। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के होने से ये होगा कि भाई ये मेक श्योर हो जाएगा कि हाँ कोई अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट्स कैन क्वेश्चन इलीगल गवर्नमेंट एक्शंस। अगर गवर्नमेंट का कोई एक्शन इलीगल है तो कोर्ट्स उस पर सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, बॉडीज हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसको ये देखना इनका काम है। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसके होने से क्या होगा, हमारा करप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। लोगों के जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इफ अ पर्सन्स राइट आर वायलेटेड दे कैन अप्रोच द कोर्ट्स फॉर जस्टिस। अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स छीने जा रहे हैं, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इंस्टीट्यूशंस इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड फेयरली, भाई सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वो डिप्रिवेशन ना हो। ठीक है, फोर्थ है, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, क्योंकि अ पीसफुल सोसाइटी रिक्वायर्स लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एनफोर्स देम। ठीक है,
और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पुलिस, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ये मिलकर काम करते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे, मतलब एक बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। When citizens know that, जब लोगों को पता है कि laws are being enforced fairly, so they feel secure and can live without fear of discrimination। अगर लोगों को पता है कि कानून का पालन होता है तो लोग भी अपना अच्छे से रह पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। सिटीजन्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड रहते हैं बहुत सी सर्विसेज के लिए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, पब्लिक सेफ्टी, ये सब इन्हीं का काम है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है, इन्हीं को इंश्योर करना होता है कि लोगों तक ये सर्विसेज पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। सो इन सर्विसेज के थ्रू क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि भाई हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन देयर डेली लाइफ, कि कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सीधा असर उनकी डेली लाइफ पर पड़ता है। तो दे बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। तो एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। भरोसा नहीं होगा तो क्या फायदा ऐसी डेमोक्रेसी का। सो जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस काम अच्छे से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, सो सिटीजन्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि हाँ भाई सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, when people receive justice from courts or benefit from welfare schemes, जब लोगों को फायदा मिलता है वेलफेयर स्कीम्स के साथ, कोई करप्शन नहीं होता, तो ऐसे में लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। दे एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। सो डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर when citizens actively participate in governance। जब सिटीजन्स अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, तो ऐसे में क्या होता है, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, जैसे सिटीजन्स वोट करते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक पंचायत, पब्लिक डिस्कशंस में जा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड होता है वो इंस्टीट्यूशन से ही होता है। दे प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो इफ ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन, सारी पावर अगर एक ही के पास होगी तो एक रिस्क रहेगा डिक्टेटरशिप का। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, वो हमारी मदद करते हैं बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। एक चेक और बैलेंस का सिस्टम रहता है, सरकार कभी भी पावर का मिसयूज नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशरी कैन रिव्यू द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो भी काम हो रहा है जुडिशरी उसको देखता रहेगा। पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट डिसीजन, और पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं वो फिर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई काम किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, बताओ। दे प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो काम क्यों करते हैं, ताकि सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो कम हो सके और वेलफेयर स्कीम सही तरीके से पहुंचे लोगों तक, रिजर्वेशन पॉलिसीज आए, ऐसे कानून बने जिनसे डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनका ज्यादा फायदा हो, उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। सो देयर गोल इज टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। इनका गोल यही होता है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो। सो दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स। पब्लिक इंस्टीट्यूशन से एक लिंक होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट और सिटीजन आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातें एक दूसरे से रख पाते हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को यूज करती है टू डिलीवर पॉलिसीज, सर्विसेज एंड बेनिफिट्स टू द पीपल। तो इससे लोगों को फायदा भी मिलता है, पॉलिसीज भी समय समय पर पहुंचती हैं। द सेम टाइम सिटीजन्स भी इन इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं अपनी जरूरतें, अपनी कंप्लेंट, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जाहिर करने के लिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको बताया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द नीति आयोग डिफर फ्रॉम द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। जो पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में जो नीति आयोग है वो किस तरीके से इसमें से अलग है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन आपको बताना है, फंक्शनल अप्रोच और ओवरऑल पॉलिसी ओरिएंटेशन के मामले में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। आजादी के बाद इंडिया ने एक प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले थे, और इसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, ताकि हम 5 ईयर प्लान्स बना सकें और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकें, ठीक है। अब हाउएवर
विद द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बदलती गई, एक टाइम आया ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, और यहाँ पे क्या था कि भाई ज्यादा नीड महसूस हुई, स्टेट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिसी बनाने में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के साथ में रिप्लेस कर दिया। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि नया एक वो आ गया, इसका नाम 2015 में, क्योंकि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था। दोनों इंस्टीट्यूशन का एम तो सेम था कि इंडिया का डेवलपमेंट करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है काम करने के तरीके में और जो काम करने का अप्रोच होता है, तो इसी को हमें समझना है। देखो, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में ही डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है दैट ऑपरेटेड मेनली फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के ऊपर जो बैठे हैं वही इसमें मेन है। नीति आयोग क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है और ये कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पूरे इंडिया के स्टेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, पीएम है, सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूटीज के, स्टेट्स के, और एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के। सो एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग और अच्छी हो पाएगी। फिर है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर। सो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, फॉलोड अ लार्जली सेंट्रलाइज्ड मॉडल वेयर डिसीजंस वर ऑफन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स। ठीक है, सो नीति आयोग क्या प्रमोट करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमारा जो फेडरलिज्म होगा ना उसको हमें कोऑपरेटिव रखना है, सभी स्टेट्स मिलकर पॉलिसीज एंड ऑल बनाएंगे और मिलकर काम करना है। स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड पार्टिसिपेट इन डिजाइनिंग पॉलिसीज, की अपने आइडियाज लाओ, पॉलिसीज बनाने में मदद करो, जो बात रखनी है वो रखो। रिसोर्सेस एलोकेशन फंक्शन। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वो ये था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट्स और मिनिस्ट्री को एलोकेट किए जाते थे, तो उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता था डिस्ट्रीब्यूशन में। नीति आयोग डज नॉट हैव द पावर, सबसे बड़ा डिफरेंस समझ लो, इसके पास ये पावर नहीं है फंड देने की। फाइनेंशियल एलोकेशंस जितने भी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखता है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, प्राइमरली एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी है रेदर देन अ फंडिंग अथॉरिटी। ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करता है, कोई फंडिंग का काम यहां पर नहीं होता। प्लानिंग रोल वर्सेस पॉलिसी थिंक टैंक। सो द प्लानिंग कमीशन वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयरिंग 5 ईयर प्लान्स। इनका मेन मकसद था 5 ईयर प्लान्स बनाने का। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग रिजिड प्लान्स। ये क्या करता है, पॉलिसी एडवाइस देता है, रिसर्च करवाता है और अलग अलग आइडियाज लाता है, जिससे सरकार को मदद मिले पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में। टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच। सो प्लानिंग कमीशन लार्जली एक टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है, जहां पॉलिसीज डिजाइन होती थी बड़े लेवल पे, उसके बाद स्टेट्स में इंप्लीमेंट होती थी। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है, यानी कि स्टेट से इनपुट लेता है, लोकल बॉडीज की बातें सुनता है, एक्सपर्ट्स की सुनता है, उसके बाद पॉलिसीज बनाता है। तो इससे पॉलिसी मेकिंग और अच्छी हो जाती है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड प्लानिंग वर्सेस डायनामिक स्ट्रेटजी। सो प्लानिंग कमीशन वर्क थ्रू 5 ईयर प्लान्स with fixed targets and priorities. So if we talk about the 5 year plans, you can say we are going to make a plan which will be working for 5 years, next 5 years. For example, we are taking a field like agriculture. So our government will try to improve the condition of agriculture, the condition of peasants. So ये सारी चीजें होती थी, ठीक है, फिक्स प्लानिंग रहती थी। नीति आयोग फोकस करता है डायनेमिक और फ्लेक्सिबल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म विजन होंगे, मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी होगी, शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान होगा, जिसको हम नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बदल भी पाए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे उसमें। फोकस ऑन कंट्रोल वर्सेस फोकस ऑन कोलैब। सो प्लानिंग कमीशन ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखता था, अपनी अथॉरिटी रखता था रिसोर्स एलोकेशन वगैरह बाकी चीजों पे। नीति आयोग का फोकस रहता है कोलैब करवाना है, कंसल्टेशन करनी है, पार्टनरशिप रखनी है, यानी कि गवर्नमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर कैसे हम देश के लिए बढ़िया काम कर सकते हैं, ये इसका मेन फोकस रहता है। फिर है रोल इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, तो प्लानिंग कमीशन मेनली कंसंट्रेटेड ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसोर्स, ये इसका मेन था, ठीक है। लेकिन नीति आयोग का मेन फोकस रहता है कुछ नया आए, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए,
डिजिटल गवर्नेंस पे काम किया जाए, एआई का यूज किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल कैसे हमें आगे बढ़ना है, मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, ये सारा फोकस इनका मेनली रहता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, सो प्लानिंग कमीशन का फोकस ज्यादा तो यही था ऑन प्रिपेयरिंग एंड सुपरवाइजिंग प्लान्स, प्रिपेयर करना है फिर उसको सुपरवाइज करना है कि वो प्लान्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सुपरवाइज करना है। नीति आयोग का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है मॉनिटर करना उसके आउटकम्स को, क्या उससे फायदा हुआ, इवेल्युएट करना है कितना वो इफेक्टिव रहा, और इससे क्या है डेटा ड्रिवन एनालिसिस ये यूज करता है, डेटा के ऊपर बात करता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कुछ कि गवर्नेंस जो भी काम हुआ है गवर्नमेंट में वो अच्छे से हुआ है नहीं हुआ, तो डेटा पे ये बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल पॉलिसी ओरिएंटेशन, तो प्लानिंग कमीशन रिफ्लेक्टेड एन एरा, ये उस टाइम का है where the government played the dominant role in directing economic development through centralized planning, ये उस समय का है जब सरकारें अपने हिसाब से प्लानिंग करती थी, अपने हिसाब से सारी योजनाएं वगैरह बनाया करती थी। नीति आयोग आज की मॉडर्न मार्केट को समझता है, ठीक है, इकोनॉमी को समझता है, और इट एनकरेजेस इनोवेशन, कंपटीशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे हो सकती हैं उस पर ध्यान देता है, एविडेंस डेटा कि जो हमने ये पॉलिसी बनाई ये उसका आउटकम आया, तो अब इसको आगे करना है या नहीं करना, इस पे इसका फोकस ज्यादा रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडरपिनिंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड हाउ डू दे इनेबल द इंस्टीट्यूशन टू अपहोल्ड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक सवाल आ सकता है। तो इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप जानते हो इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहीं से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और फॉर इलेक्शंस टू बी मीनिंगफुल अगर ये इसको सही से करवाना है सो होना चाहिए कि भाई इलेक्शंस फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और बिल्कुल भी पार्शियलिटी वगैरह उसमें ना हो। सो अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एंट्रस्टेड टू द ECI, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है पूरी तरीके से कि भाई ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल सेफगार्ड्स, हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैन फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि इलेक्शन कमीशन में कोई पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी तरीके से। सो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हेल्प द कमीशन मेंटेन द इंटीग्रिटी, इससे क्या है इंटीग्रिटी बनी रहेगी, क्रेडिबिलिटी रहेगी, और इलेक्टोरल प्रोसेस एकदम सही रहेगा, एकदम शुद्ध रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर कोई ऐसा कमीशन वर्क कर रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इसका, देखो इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 324 जो है वेस्ट द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इलेक्शन कमीशन, ये इसके पास पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको एबोलिश नहीं किया जा सकता, या कोई कानून बनाकर आप इसकी वीकनेस नहीं ला सकते, कोई ऐसी इसको वीक नहीं कर सकते। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ना, इसी से ही कमीशन के पास अथॉरिटी है, एक पूरी इंडिपेंडेंस है कि ये इलेक्शंस करवाएगी, और इसके ऊपर कोई बंदा बाहर से आकर प्रेशर तो बना नहीं सकता। कंपोजिशन देखें अगर हम इलेक्शन कमीशन का, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड, जो उसको अच्छा लगेगा प्रेसिडेंट को वो उसके हिसाब से इसमें रखेगा। इनिशियली कमीशन फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट आज की डेट में यहाँ बहुत सारे मेंबर हैं, और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, इलेक्शनल कमिश्नर्स भी होते हैं। तो आज ये एक मल्टी मेंबर स्ट्रक्चर है जहां मिलजुल कर डिसीजन मेकिंग के साथ कोई डिसीजन ये लेता है, आगे बढ़ता है। इंडिपेंडेंस इन अपॉइंटमेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। सो द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू एंश्योर दैट अपॉइंटमेंट्स आर मेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, कि भाई ये नहीं है कोई भी एनी इंडिविजुअल आ गया और यहाँ पे आके कमिश्नर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों का भाई एक न्यूट्रलिटी पे भी भरोसा होता है, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टू एंश्योर इंडिपेंडेंस
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी एक सिक्योरिटी रहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू अ प्रोसेस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which requires impeachment by parliament on proven grounds of misbehavior और incapacity। impeachment के प्रोसेस से, जैसे एक यहाँ पे लिखा है ना कि जब जज को हटाया जाता है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रहता है। तो इसके लिए या तो कोई मिसबिहेवियर हुआ हो या अगर वो कैपेसिटी उसमें नहीं है, वो प्रूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है। द कमीशन कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटी विदाउट फियर ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर और रिटेलिएशन। कोई इनसे बदला नहीं ले सकता, इनको हटाना इतनी आसान बात नहीं होती भाई। प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कंडीशन, सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि द सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैनॉट बी चेंज टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं रहेगा कमीशन के ऊपर कि भाई सैलरी को बदल दिया, फायदे कम या कर दिए, बढ़ा दिए। सो ऐसे प्रोटेक्शन से क्या है, कमीशन की एक इंडिपेंडेंस दिखती है। अब इसके पास पावर है इलेक्शन करवाने की। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पूरी अथॉरिटी देता है इलेक्शंस करवाने की। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये इनके अंडर आता है। सो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो कमीशन है, इतने बड़े लेवल पर जो है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं वो बनाने का काम भी इसी का होता है। सो द इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यही देखेगा कि इलेक्टोरल रोल को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या उसमें बदलाव करने हैं। एक्यूरेट वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि हर एलिजिबल बंदा वोट करने आया है, फ्रॉड वोटिंग जो है वो नहीं हो रही है, ये इसी से ही पता चलेगा। सो अगर अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स रहेंगे तो कमीशन जो है ना वो प्रोटेक्ट कर पाएगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को, यानी कि जो 18+ जितने भी लोग हैं सभी लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कमीशन इश्यूज गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस इशू करता है कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और इलेक्शन कैंपेन्स जो हो रही हैं वो सही से हो रही है नहीं हो रही, कैंपेन्स पे कितना खर्चा लग रहा है, वोटिंग का क्या प्रोसीजर रह रहा है, काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे हो रही है। सो इससे क्या होगा, एक मतलब अनफेयर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा फेयर होगा, अच्छे से होगा, इतना आप मान के चलिए। पावर टू रिजोल्व इलेक्टोरल इश्यूज, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, आप मान के चलो कि बहुत सारे इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सिंबल देना, और अगर कहीं गलत से इलेक्शन हुए तो वहां दोबारा पोलिंग करवाना, और इलेक्टोरल रूल कोई टूटा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ये सारी पावर दिखाता है कि इसके अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है, इसके अंदर मतलब आप मान के चलो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सब काम हो रहा है। इंश्योरिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज टू इंश्योर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। जितने भी ये कानून है ना, ये यही है कि लोगों का भरोसा बना रहे भाई। एट द एंड ऑफ द डे हमें यही चाहिए कि लोग भरोसा करें। सो बाय बीइंग इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, ये सारे इसके फीचर्स हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकती है और इलेक्टोरल फ्रॉड को रोकती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी पार्टीज को मिले ये मेक श्योर करती है, और वोटिंग राइट सिटीजंस के प्रोटेक्टेड रहे इस पे ध्यान देती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी, लोगों का भरोसा बना रहे लोकतंत्र पे, इस पे फोकस रहता है। सो कमीशन क्या है, गार्जियन है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम का। यही हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सही से चल रही है या नहीं चल रही है, इस पे ध्यान देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके अलावा कुछ ये भी चीजें आती हैं। सबसे मेन रोल मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन का यही है कि भाई इलेक्शंस करवाने हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने हैं, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस वगैरह ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सभी को 18+ वालों को वोटिंग का राइट रहना चाहिए, और लगातार अपडेट करते रहना है इलेक्टोरल रोल्स को, जिससे कि नए वोटर्स भी आते रहें, और जो लोग एरर हैं पिछले में नहीं है उनको भाई हटा दो वहां से। ठीक है, इसको अपडेट करना ये इसका काम है इलेक्टोरल
पूरा ये रोल वगैरह को मेंटेन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एक न्यूट्रलिटी बनी रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि न्यूट्रल रहे, आप इंडिपेंडेंट रहो पॉलिटिकल पार्टी से। सो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इम्पार्शियल रहती है, बिल्कुल पार्शियल नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर देखती है, कैंडिडेट्स को इक्वली देखती है, इससे लोगों का भरोसा रहता है। इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है ना उनको ये नियम फॉलो करने होते हैं। सो ये इसको इलेक्शन कमीशन पूरा मॉनिटर करता है कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, क्योंकि भाई आप गवर्नमेंट की मशीनरी का गलत यूज करोगे, हेट स्पीच दोगे, रिश्वत दोगे लोगे, तो इससे क्या होगा, आप पकड़े जाओगे और आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। Promoting electoral transparency. So commission has introduced several reforms to make elections more transparent. कमीशन ने बहुत सी नई चीजें लाई हैं जिससे कि हम इलेक्शंस को अच्छा कर सकते हैं, इसको बेटर कर सकते हैं, जैसे कि यूज ऑफ द ईवीएम्स, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो वोटिंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं, ताकि इलेक्टोरल फ्रॉड कम से कम हो, चुनावी घोटाले कम से कम हो, लोगों का भरोसा बढ़े इलेक्शन के रिजल्ट्स में। रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रूव करता है, इलेक्टोरल जो वो लड़ने आएंगे वहां पे इलेक्शंस, तो उनको सिंबल देना है ना, और उनके कितने खर्चे हो रहे हैं इस पे भी पूरा ध्यान देना है। इसका काम बता रहा हूं मैं आपको, कैंपेन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, इलेक्टोरल लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये सारी चीजें सभी कैंडिडेट्स को ये देखता है। वोटर अवेयरनेस। सो लोग जितने भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बताते हैं वोट डालना बहुत जरूरी है, वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा है, खासकर वुमेन और यूथ निकल कर आया है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स निकल कर आए हैं, प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सो द कमीशन हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर रीपोलिंग इन केसेस ऑफ वायलेंस। कहीं झगड़ा हो गया, बूथ कैप्चर हो गया, गलत घोटाला हो गया, तो ऐसे में वहां पर दोबारा से पोलिंग करवाई जा सकती है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई इरेगुलरिटी है। इससे क्या होगा, इलेक्शन रिजल्ट्स जो होंगे ना वो लोगों की जो चाहत है ना वो ही दिखेगी, लोगों को नेता वैसा ही दिखेगा जैसा होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग फेडरल डेमोक्रेसी। इंडिया कंडक्ट इलेक्शंस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। आपको पता है दोनों लेवल पर हमारे यहाँ पे इलेक्शंस चलते हैं। सो इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेट्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज टू कंडक्ट इलेक्शंस अक्रॉस अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिलजुल कर ये काम हो पाता है, ठीक है, देश का। तो इतनी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। मनी पावर का बहुत लोग यूज करते हैं, वोट खरीदते हैं, क्रिमिनल नेता आ जाते हैं, फेक न्यूज चला देते हैं, हेट स्पीच देके दंगे करवा देते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर देते हैं। सो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, assess the institutional role of the police in maintaining internal security and ensuring the rule of law within a democratic and constitutional order। पुलिस का क्या रोल होता है भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अगर आपको पीस बनाए रखनी है, सिक्योरिटी अगर रखनी है, सो सोसाइटी अच्छे से चलानी है, तो बहुत जरूरी है भाई पुलिस भी वहां पे होनी चाहिए। ये सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है रिस्पॉन्सिबल, जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्राइम ना हो इसके लिए बनाया गया है, कानून ढंग से फॉलो हो इसके लिए बनाया गया है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए। सो पुलिस का रोल जो है ना वो सिर्फ क्राइम कंट्रोल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि रूल ऑफ लॉ सही से फॉलो हो, ठीक है, और दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी ये प्रोटेक्टेड रहे। सो पुलिस का बहुत क्रूशियल रोल होता है देश के इंटरनल सिक्योरिटी में, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में पुलिस बहुत आगे रहती है। और सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है आप कह सकते हो, ठीक है भाई। सो कोई तरीके की कोई डिस्टरबेंस ना हो, पब्लिक डिसऑर्डर ना हो, और प्रोटेस्ट हो रही है तो उसको मैनेज करना है, ठीक है, इमरजेंसी आ गई है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे रह सकती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना पुलिस का काम। और प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, अगर क्राइम हुआ है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, किसने किया है ढूंढना है और आगे ना हो इसके लिए काम करना है।
एविडेंस कलेक्ट करना और जिसपे शक है उसको आइडेंटिफाई करना और कोर्ट को मदद करना, जस्टिस दिलवाने में पुलिस का काम होता है। प्रोटेक्टिंग इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि देश को अपने अंदर से जो खतरे हैं उससे बचाने का काम पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। टेररिज्म हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, कम्युनल वायलेंस हो, साइबर क्राइम हो, इंसर्जेंसी हो, कोई भी खतरा जो पब्लिक सेफ्टी के लिए हो सकता है हमारे देश के अंदर से, वो कंट्रोल करना पुलिस का काम है। एनफोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है सभी के लिए कानून बराबर है, कोई किसी भी स्टेटस या पोजीशन पर हो वो कानून के आगे बराबर है। तो पुलिस इंश्योर करती है जो कानून है ना वो गवर्नमेंट सही से इनेक्ट कर रही है, उसको इंप्लीमेंट सही से कर रही है, और जो कानून तोड़ते हैं उसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन लेती है, और इससे क्या होता है लीगल ऑर्डर बना रहता है, बिहेवियर सबका सही रहता है। तो ये पुलिस का काम है। और फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को बहुत से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करवाना, और उनसे भाई अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भाई वो एक्शन लेती है पुलिस, और दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो लेकिन पुलिस ऐसा नहीं है कि भाई भगवान है, पुलिस के पास है पावर, पर उसकी कुछ लिमिट्स भी है, और जनता को तंग करने के लिए पुलिस नहीं बनी है, ठीक है। सपोर्टिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस एक बहुत एसेंशियल पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। कोर्ट्स एंड प्रिजन्स के साथ साथ अगर हम देखें इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं इसी से ही लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। अगर पुलिस सही से काम करेगी तो अच्छा होगा, नहीं करेगी तो भाई क्या होगा, कोर्ट्स अच्छे से जस्टिस नहीं दे पाएगी। सो पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है, किसको न्याय मिलेगा किसको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। मैनेजिंग पब्लिक इवेंट्स एंड इमरजेंसी, सो पुलिस का बहुत वाइटल रोल होता है इलेक्शंस के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे, पब्लिक गैदरिंग्स के टाइम पे, क्राउड मेंटेन करना, पीस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन सही से करना, इमरजेंसी में लोग सेफ रहें, ये सारा काम पुलिस का है। और लोगों का ट्रस्ट बना रहे, कम्युनिटी रिलेशन अच्छे रहें। मॉडर्न पुलिसिंग इज नॉट लिमिटेड टू लॉ एनफोर्समेंट, आज की डेट में पुलिस पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बना रही है कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स एनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड पुलिस, आज पुलिस जनता के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि लोग उन पे भरोसा करें, ठीक है। दे आर मोर विलिंग टू रिपोर्ट क्राइम्स एंड असिस्ट, लोग मदद भी करते हैं और क्राइम हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट्स भी लिखवा रहे हैं। अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पुलिस को द पुलिस मस्ट फंक्शन इन पॉलिटिकली न्यूट्रल, एक तो पुलिस को किसी नेता के लिए काम नहीं करना होता और इम्पार्शियल रहना होता है। सो दे मस्ट एनफोर्स लॉज विदाउट भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज किसी तरीके का ना हो, और सच इम्पार्शियलिटी, इससे क्या है लोगों का भरोसा बढ़ेगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। चैलेंजेस इन परफॉर्मिंग देयर रोल, अब दिक्कत क्या है, इंपॉर्टेंस तो है, चैलेंजेस भी है। एक तो बार बार नेता इंटरफेयर कर देते हैं, धमकी देते हैं, भाई ट्रांसफर करवा देंगे, ये है वो है, रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, स्टाफ की शॉर्टेज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, कस्टडियल वायलेंस भी हो जाती है, कभी कभी लोगों का भरोसा भी उठ जाता है। सो ऐसे में एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस थ्रू रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंप्रूव करें इंडिया के अंदर। सो ये आप लिख सकते हो, examine the dual role of the Reserve Bank of India as a regulator of the monetary system and as a promoter of economic development. RBI, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, जितना करवा रहा हूं आप इसको अच्छे से समझ लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक, सारे बैंक यहीं से चलते हैं। सो इसको 1935 में बनाया गया था और यही रिस्पॉन्सिबल है देश के पैसे के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए। आरबीआई का दो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे पहला कि ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम सही से काम करे। दूसरा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है बाय सपोर्टिंग ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इसी रोल से आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में, मेंटेन रखने में मदद करता है और देश का डेवलपमेंट हो इसके लिए आरबीआई काम करता है। सबसे पहले मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें आरबीआई की तो वो है देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना, और यही कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, कितना पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि टू मच मनी कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन, ज्यादा ही पैसा इधर उधर अगर होगा तो इससे क्या होगा भाई, महंगाई बढ़ेगी,
while too little money can slow economic growth. So इसको क्या करना है, एक बैलेंस बनाना होता है. इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन मींस कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स. हर चीज जब बार बार बढ़ी जा रही है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को, जैसे इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इससे क्या होगा कि व्हेन प्राइसेस राइज टू क्विकली द आरबीआई टेक मेजर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. इसको कम करने के लिए काम करता है. प्रोटेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, ताकि लोगों की परचेसिंग पावर पे कोई दिक्कत ना आए. आरबीआई सुपरवाइजर होता है सभी कमर्शियल बैंक्स का जो इंडिया में है. बैंक रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, फंड है उनमें या नहीं है, सही से सेफली चल रहे हैं नहीं चल रहे, या आरबीआई का काम है. सो इससे क्या होगा, लोगों का पैसा सेफ रहेगा. इशूइंग एंड मैनेजिंग करेंसी. सो आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में जो नोट्स छपते हैं उसके लिए और करेंसी के लिए. और इट इंश्योर्स दैट कि इनफ करेंसी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, कि हमारे इकोनॉमी में वो इनफ करेंसी होनी चाहिए. ठीक है, वो अवेलेबल है या नहीं है, ये काम इसी का ही होता है. एंड रिमूव डैमेज्ड और ओल्ड नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन. जो नोट फटे गले हैं, पुराने हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, हटा के नए नोट्स लाने होते हैं. एक्टिंग एज द बैंकर्स बैंक. सो आरबीआई जाना जाता है बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से, क्योंकि कमर्शियल बैंक कीप अ पोर्शन ऑफ देयर मनी विद द आरबीआई. सो व्हेन बैंक फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, आरबीआई ही उसकी मदद करता है, स्टेबिलिटी बनी रहे इसके लिए. सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आगे रहता है. ठीक है, बाय इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि लोन वगैरह मिल सके, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इट एनकरेजेस बिजनेसेस टू इन्वेस्ट. ये कहता है इन्वेस्ट करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ और लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए ये काम करता है. एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए काम करता है. प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. आरबीआई काम करता है कि बैंकिंग सर्विसेज सभी सेक्शंस तक पहुंचे, खासकर जो लोग गांव में, रिमोट एरियाज में रहते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये लेता है. लोग अपने खाते खुलवाएं, लोन भी ले और डिजिटल पेमेंट को यूज करें. और आरबीआई बैंकों को कहता है कि लोन दो, खासकर जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में हैं, पढ़ रहे हैं, इसको घर लेना है. इससे फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलती है कि वो अपना काम वगैरह शुरू कर पाते हैं. प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट. रिसेंटली आरबीआई ने एनकरेज किया है डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा यूज करो. जैसे यूपीआई का इनिशिएटिव है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ठीक है, मोबाइल पेमेंट्स का जो हो गया सिस्टम, जो इससे क्या हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं. लोग जो है अब ज्यादा से ज्यादा मतलब अब अपनी जो है पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं. इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो आरबीआई नॉट ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक नीड्स, ये सिर्फ आज की नहीं, फ्यूचर के बारे में भी सोचता है आरबीआई कि एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इंडिया का रहे, जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम हो एंड एंश्योरिंग स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन. हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल रहे भाई, दिवाला ना निकले, और इसी से हम जो है एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे पूरे देश का. ठीक है, तो ये वाला आप जरूर कर लेना. एनएचआरसी एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये वाला बहुत जरूरी टॉपिक है, आप इसको देखो एक बारी क्या है. देखो, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 क्या है, ये इनेक्ट किया था इंडियन पार्लियामेंट ने, ताकि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए. इसमें क्या होता है, एक कमीशन बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. और ये क्या करता है, ह्यूमन राइट्स बहुत जरूरी है जीने के लिए, आजादी के लिए भाई, इक्वालिटी के लिए, डिग्निटी के लिए. सो इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है पूरी तरीके से, और इंटरनेशनली भी एग्रीमेंट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के. तो ये एक्ट क्या कहता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लेवल पे होगी. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट लेवल पर होगी, और इसका एक चेयरपर्सन होगा हु इज यूजुअली अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और इसमें बाकी मेंबर्स भी होंगे जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड के एक्सपर्ट हैं. और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए इसका ये मेनली इसका काम होता है. अब इसकी पावर क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है जो कंप्लेंट आती है ह्यूमन राइट वायलेशंस की पब्लिक अथॉरिटीज से. ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं कि भाई केसेस ऑफ पुलिस एक्सेसेस, कस्टडियल डेथ, कोई कस्टडी में मर गया, पुलिस ने कुछ गलत कर दिया, इलीगल किसी को डिटेन कर दिया, भेदभाव हो गया, या किसी के राइट्स छीन लिए. सो ऐसे में ये जो कमीशन के लोग हैं ये जेल में भी जाते हैं और देखते हैं कि लॉज कौन से हैं ह्यूमन राइट्स के, फिर उसके बाद ये काम करते हैं
कि लोग जो है ना, इंसान एज अ ह्यूमन प्रोटेक्टेड रहे। रोल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। सो ये एक वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स के लिए। सारी ये जो खबरें हैं ये देखता है और कंप्लेंट आती है सिटीजन से, भाई इन्वेस्टिगेशन भी करवाता है, कंपनसेशन भी दिलवाता है, सरकारों को कहता है कि भाई ऐसी वायलेशंस ना हो, और रिसर्च करता है एजुकेशन में अवेयरनेस के थ्रू ह्यूमन राइट इश्यूज को ज्यादा से ज्यादा ये बताता है। इस एक्टिविटीज से जो ये कमीशन है ना, ये जस्टिस को मजबूत करता है कि लोगों के साथ अन्याय ना हो। देखो इसका बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस जो है ना वो एडवाइजरी होती है नेचर में, ये बाइंडिंग नहीं होती है। जो भी कहता है वो एक सलाह है। सो इस लिमिटेशन के बावजूद द एक्ट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मिल जाता है इससे, ताकि लोगों को बचाया जा सके एब्यूज ऑफ पावर से। लोगों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो जो पावर का कोई अगर ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। सो इट हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इससे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि भाई लोगों को इसने जागरूक किया कि लोगों के कुछ अपने राइट्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लोगों तक पहुंचाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट्स मिले हुए हैं। अगर कुछ गलत होता है, चाहे पुलिस गलत करे चाहे सरकार गलत करे, आप हमें कंप्लेंट दे सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।